नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका और ईरान के बीच दोबारा जंग शुरू होने वाली है। दोनों देशों के बीच लगातार जारी हमलों ने पहले ही समझौते को लेकर चल रही बातचीत को डिरेल कर दिया था और अब ईरान ने इस बातचीत पर रोक लगा दी है। एक तरफ बातचीत बंद, दूसरी तरफ हमले शुरू। ईरान ने इराक के पास समुद्र में एक मालवाहक जहाज पर हमला किया है। ईरानी सेना IRGC का कहना है कि ये हमले उसकी मिलिट्री साइट पर हुए हमले के जवाब में किए गए हैं। दोनों देशों के बीच पिछले एक हफ्ते से लगातार हमलों का क्रम जारी है और अब चूंकि बातचीत भी बंद हो चुकी है, ऐसे में जंग की आशंका और बढ़ गई है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हम जंग नहीं चाहते और यही वजह है कि उनकी इजरायली पीएम नेतन्याहू से तीखी बहस भी हो गई। ट्रंप ने नेतन्याहू को पागल तक कह दिया। दरअसल लेबनान को लेकर ईरान की शर्तों के आगे ट्रंप मजबूर नजर आ रहे हैं। तो क्या वाकई ईरान के तेवरों के आगे मजबूर हुए ट्रंप? क्या समझौते के लिए बन पाएगी सहमति या अमेरिका और ईरान में फिर होगी जंग? इन सब पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। ट्रंप प्रशासन की लापरवाही से ताकतवर हो सकती है चीनी सेना। अमेरिकी सांसदों का गंभीर आरोप। चीन को लेकर बुरी तरह फंसे राष्ट्रपति ट्रंप। नेटो देश नॉर्वे ने फ्रांस के साथ किया परमाणु बम समझौता। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को बड़ा झटका। यूरोप और अमेरिका में बढ़ा तनाव। रूस ने यूक्रेन पर 60 से ज्यादा मिसाइलों से किया डबल टैप अटैक। कीव में भारी तबाही। सैन्य ठिकानों के साथ ही रिहायशी इलाकों को भी बनाया गया निशाना। और चलते चलते में देखेंगे, इंसानों ने नहीं बल्कि चिंपैंजी ने सिखाया दोस्ती निभाना। वैज्ञानिकों के नए खुलासे से दुनिया हैरान। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जंग के बीच सैनिकों की कमी से जूझ रहे इजरायल में बवाल। सैन्य भर्ती के खिलाफ सड़कों पर उतरी जनता। जगह जगह हिंसा और आगजनी की घटनाएं। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने पत्रकारों के लिए बंद किया प्रेस कार्यालय। कहा वहां गोपनीय दस्तावेजों के साथ होता है काम। मीडिया ने पारदर्शिता और स्वतंत्र रिपोर्टिंग के लिए इस कदम को बताया चुनौती। दुनिया में जारी ऊर्जा संकट के बीच रूस का बड़ा फैसला। विमानन ईंधन के निर्यात पर लगाई रोक। 30 नवंबर तक लागू रहेगा प्रतिबंध। नेपाल में पीएम बालेन शाह के बयान पर नहीं थम रहा बवाल। विपक्ष के विरोध के चलते संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही ठप। पीएम ने कहा था नेपाल ने भी कब्जाई भारत की जमीन। तो अमेरिका और ईरान के बीच जंग होगी, अब ये तय हो गया है। ईरान ने अमेरिका के साथ चल रही बातचीत को रोक दिया है। उसने बार बार अमेरिका की तरफ से हो रहे सीजफायर के उल्लंघन और लेबनान में जारी इजरायल के हमलों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अब बातचीत की गुंजाइश नहीं बची है। यही नहीं, उसने अमेरिकी हमलों का बदला भी लिया है। इराक के कसर से लगभग 40 समुद्री मील दूर खाड़ी में एक मालवाहक जहाज को निशाना बनाया गया। ईरानी सेना इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने दावा किया है कि हमने पनामा के झंडे वाले कंटेनर जहाज MSC सारिस्का V को क्रूज मिसाइल से निशाना बनाया है। यह जहाज अमेरिकी स्वामित्व वाला है। यह कार्रवाई ओमान के तट के पास एक ईरानी जहाज पर पहले किए गए हमले के जवाब में की गई। आपको याद होगा कि इससे पहले अमेरिकी मध्य कमान यानी सेंटकॉम ने ईरान से जा रहे गाम्बिया के झंडे वाले MYV लियान स्टार जहाज को निशाना बनाया था और इसके जवाब में ही अब ईरानी सेना ने यह हमला किया है, जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ये जंग की शुरुआत है, क्योंकि बातचीत भी बंद हो चुकी है। दरअसल ईरान का गुस्सा अमेरिका की तरफ से आत्मरक्षा का हवाला देकर बार बार किए जा रहे ये हमले और लेबनान में भी सीजफायर के बावजूद इजरायल के जारी हमलों को लेकर भड़का हुआ है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबफ ने लेबनान की संसद के अध्यक्ष नबीह बेरी से फोन पर बात की और इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने खुद एक्स पर लिखा कि अपने भाई प्रेसिडेंट नबीह बेरी के साथ बातचीत में मैंने कहा कि अगर लेबनान के खिलाफ इजरायली हमला जारी रहा तो हम न सिर्फ बातचीत का रास्ता रोक देंगे बल्कि दुश्मन से सीधे भिड़ेंगे। रेजिस्टेंस जिंदाबाद, देश की रक्षा जिंदाबाद और लेबनानी और ईरानी लोगों के बीच भाईचारा जिंदाबाद। यानी उन्होंने न सिर्फ बातचीत बंद करने की बात कही बल्कि हमला करने की भी धमकी दी है। ईरान की इस धमकी का असर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर दिखाई भी दिया। वो तुरंत एक्शन में आ गए। उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू को फोन मिलाया और जमकर गुस्सा निकाला। मीडिया आउटलेट एक्सियोस ने एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से बताया कि नेतन्याहू से फोन कॉल के दौरान ट्रंप ने कहा कि तुम बिल्कुल पागल हो, अगर मैं न होता तो तुम अब तक जेल में होते।
मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूं, अब हर कोई तुमसे नफरत करता है, तुम्हारी वजह से हर कोई इजराइल से भी नफरत करता है, तुम आखिर कर क्या रहे हो? इस रिपोर्ट के तहत फोन कॉल के दौरान ट्रंप ने नेतन्याहू पर पूरी तरह से दबाव बनाए रखा और नेतन्याहू बस ठीक है कहते रहे। इस पूरे घटनाक्रम से यह बात तो साफ हो गई है कि ट्रंप दोबारा जंग नहीं चाहते हैं, इसीलिए वो ईरान की मांग को मानते हुए नेतन्याहू पर लेबनान में अपनी कार्रवाई रोकने का दबाव बना रहे हैं। हालांकि नेतन्याहू पर ट्रंप की धमकी का कोई खासा असर नहीं दिखाई दे रहा। लेबनान में लगातार धमाकों की आवाज गूंज रही है। ऐसे में यह तय है कि अमेरिका और ईरान में बातचीत मुश्किल है, लेकिन अगर दोबारा जंग शुरू हुई तो अमेरिका के लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ईरान अब पहले से भी कहीं ज्यादा मजबूत हो गया है। IRGC के प्रवक्ता जनरल सरदेर मोहेबी ने सरकारी प्रसारक IRIB को बताया कि युद्ध विराम की अवधि के दौरान ईरान की सैन्य और परिचालन क्षमताओं में बढ़ोतरी हुई है। आज हमारी सशस्त्र सेनाएं अतीत की तुलना में बेहतर स्थिति में हैं। अब अगर दुश्मन सैन्य क्षेत्र में लौटता है तो अभियान का तरीका, युद्ध का भूगोल और यहां तक कि इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों की श्रेणी भी अलग होगी। IRGC हर संभावित हालात के लिए पूरी तरह से तैयार है। ईरान के इन तेवरों से ट्रंप पर दबाव बढ़ता जा रहा है। इन हालात में सबसे बड़ा सवाल यही है कि पश्चिम एशिया में क्या शांति स्थापित हो पाएगी। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे चीन की बढ़ती ताकत की। तो चीन तेजी से आगे बढ़ रहा है। जितनी तेजी से चीन अपनी सेना को मजबूत बना रहा है, उतना ही बड़ा खतरा अमेरिका पर मंडरा रहा है। अमेरिका को बड़ी चुनौती मिल रही है और अब अमेरिकी सांसदों ने यह कहकर सनसनी मचा दी है कि चीन को मजबूत करने के पीछे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हाथ है। ट्रंप की गलतियां चीन की मददगार बन रही हैं। अमेरिका की उपलब्धियों को ट्रंप चीन को सौंप रहे हैं। ट्रंप बयान कुछ भी दें, लेकिन वो चीन के सामने बुरी तरह से झुकते दिखाई दे रहे हैं। जिस अमेरिकी AI चिप को अमेरिका ने चीन को देने पर प्रतिबंध लगाया है, ट्रंप प्रशासन की नीतियों के चलते अब उन चिपों पर चीन की पहुंच बन गई है। अमेरिकी चिप की मदद से चीन अपनी सेना को मजबूत बना रहा है। मसाचुसेट्स की सीनेटर और सीनेट बैंकिंग समिति में शीर्ष डेमोक्रेट सदस्य एलिजाबेथ वॉरेन और राष्ट्रीय सुरक्षा व अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वित्त उप समिति में शीर्ष डेमोक्रेट सदस्य और न्यू जर्सी के सीनेटर एंडी किम ने दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद से ही अमेरिका पर संकट मंडराने लगा है। पिछले 18 महीनों में निर्यात नियंत्रण वाले नियमों को अपडेट नहीं किया गया है, जिससे अमेरिका की सबसे उन्नत AI चिप्स उन कंपनियों तक पहुंच सकती हैं जिनके मुख्यालय चीन में मौजूद है, और इससे चीन की सैन्य शक्ति को बढ़ावा मिल सकता है। इसलिए ट्रंप प्रशासन को इस मुद्दे पर तुरंत साफ और व्यापक दिशा निर्देश जारी करने चाहिए। वाणिज्य विभाग अगर चाहे तो आज ही इस खामी को बंद कर सकता है और अमेरिकी तकनीक तक चीनी सेना की पहुंच को रोक सकता है। दोनों सांसदों ने इस मामले में कांग्रेस से भी जांच की मांग की। इसके बाद अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने इस बात को मान लिया है कि निर्यात प्रतिबंधों में कुछ खामियां हैं, जिसे सुधारने के लिए कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। ये खामी उन उन्नत AI प्रोसेसरों से जुड़ी थी जिनका निर्माण एनवीडिया और AMD जैसी कंपनियां करती हैं। वाणिज्य विभाग के ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी की तरफ से इसे लेकर सफाई भी सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि जिन कंपनियों का मुख्यालय चीन में है, उन कंपनियों पर निर्यात किए जाने वाली AI चिप्स के लिए जरूरी लाइसेंस संबंधी शर्तें लागू होंगी, भले ही वे कंपनियां विदेशों में स्थित अपनी सहायक इकाइयों के जरिए काम कर रही हों। अमेरिका को आशंका है कि चीन की कुछ कंपनियां विदेशों में मौजूद अपनी सहयोगी कंपनियों के जरिए उन्नत सेमीकंडक्टर हासिल कर रही थी, जबकि अमेरिका लंबे समय से चीन की अत्याधुनिक AI तकनीक तक पहुंच रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ट्रंप प्रशासन की चूक अब अमेरिका पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। और अब अगली खबर में बात करेंगे अमेरिका और यूरोप में बढ़ी दरार की। तो अमेरिका के यूरोपीय सहयोगी अब अपने रास्ते बदलते दिखाई दे रहे हैं। वो अमेरिका से दूर होते जा रहे हैं। फ्रांस के नेतृत्व में यूरोपीय देश अब एक नया गुट बना रहे हैं। अपनी सुरक्षा से लेकर अपने व्यापार तक की जरूरतों के लिए अब वो अमेरिका पर अपनी निर्भरता घटाकर एक नया विकल्प बनाने में जुट गए हैं। और इसी कड़ी में अब फ्रांस और नॉर्वे के बीच एक बड़ा समझौता हुआ है। इसे लेकर नॉर्वे ने ऐलान किया कि हम फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की फॉरवर्ड डेटरेंस नामक परमाणु निवारण पहल में शामिल हो रहे हैं।
हालांकि इस फैसले से नॉर्वे की परमाणु हथियारों संबंधी मूल नीति में कोई बदलाव नहीं होगा। यह फैसला मौजूदा वक्त में यूरोप की सुरक्षा परिस्थितियों को देखते हुए लिया गया है। अब यूरोप को अपनी सुरक्षा की ज्यादा जिम्मेदारी उठानी चाहिए। दरअसल यूरोप में फ्रांस के अलावा यूनाइटेड किंगडम के पास भी परमाणु बम है, लेकिन ब्रिटेन का परमाणु कार्यक्रम काफी सख्त अमेरिकी शर्तों में घिरा हुआ है, जबकि फ्रांस के साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में अब फ्रांस यूरोप के लिए सुरक्षा की छतरी बनकर उभरा है, जबकि अब तक यूरोपीय देश अमेरिका की परमाणु छतरी तले अपनी सुरक्षा को देखते थे। लेकिन आपको याद होगा कि ईरान के साथ जंग के बीच अमेरिका को यूरोप से बड़ा झटका मिला था। नेटो के यूरोपीय सहयोगियों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मदद की अपील ठुकरा दी। वो उस जंग में शामिल नहीं हुए, जिसके बाद से ही ट्रंप इन सहयोगियों से नाराज चल रहे हैं। उन्होंने तो नेटो तक से निकलने के संकेत दे दिए थे, और यही वजह है कि यूरोप और अमेरिका में टकराव बढ़ा हुआ है। इस बीच फ्रांस ने यूरोपीय देशों के सामने अपने परमाणु अम्ब्रेला में आने का प्रस्ताव रखा था। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो का कहना है कि यूरोप अमेरिका पर निर्भर नहीं रह सकता, उसे खुद की सुरक्षा की व्यवस्था देखनी ही होगी। मैक्रो ने अपने परमाणु कार्यक्रम के विस्तार का भी ऐलान किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि जो भी देश उनके फॉरवर्ड डेटरेंस पहल में शामिल होगा, फ्रांस उन देशों की रक्षा करेगा। इस पहल में जर्मनी, पोलैंड, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, डेनमार्क, स्वीडन, ग्रीस और यूनाइटेड किंगडम पहले ही शामिल हो चुके हैं, और अब नॉर्वे भी इसमें शामिल हो गया है, जो नेटो में एक बड़ी टूट को दिखाता है। लेकिन यह अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि ट्रंप जिस बात की धौंस जमाते रहे हैं, यूरोप को जिन मुद्दों पर वो धमकाते रहे हैं, अब यूरोप ने अपना दूसरा विकल्प बना लिया है, जिससे उसे अमेरिका की जरूरत ही ना पड़े। ऐसे में अमेरिका अब दुनिया में अलग थलग पड़ता नजर आ रहा है। अब देखना यह होगा कि अमेरिका और यूरोप में जारी ये टकराव कहां जाकर थमता है। और अब अगली खबर में बात करेंगे यूक्रेन और रूस के बीच तेज होती जंग की। तो यूक्रेन और रूस के बीच जारी सैन्य संघर्ष एक बार फिर विनाशकारी मोड़ पर पहुंच गया है। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमला किया है, जिसने भारी तबाही मचा दी है। दरअसल रूस ने यूक्रेन के कई बड़े शहरों पर अब तक का सबसे भीषण बैलिस्टिक मिसाइल हमला किया है। इस हमले की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यूक्रेन की राजधानी कीव सहित खार्किव, जापोरोजिया, निप्रो और कामियांस्की जैसे प्रमुख शहर धमाकों से दहल उठे हैं। हर तरफ खौफ का मंजर दिखाई दे रहा है। रात भर चले इस भारी हमले में न सिर्फ सैन्य ठिकानों को बल्कि रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया, और इन हमलों के बाद की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद डरावनी है। पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब कुछ ही घंटे पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने हमले की चेतावनी दी थी। कहा था कि रूस एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, और कुछ ही देर बाद रूस ने ऐसा कर भी दिया। रूस की इस कार्रवाई को अब तक सबसे बड़े हमलों में गिना जा रहा है। इस हमले को अंजाम देने के लिए रूस ने अपने विनाशकारी हथियारों के जखीरे का इस्तेमाल किया है, जिसमें इस्कंदर एम बैलिस्टिक मिसाइलें, टॉर्नेडो एस मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल, S-300, S-400 एयर डिफेंस मिसाइलें, S-300 और S-400 एयर डिफेंस मिसाइलें शामिल थी। कुल मिलाकर यूक्रेन पर 60 से ज्यादा क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई। हालांकि यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने इन मिसाइलों को रोकने की पूरी कोशिश की। काफी वक्त तक आसमान में धुएं के गुबार देखे गए, लगातार बम धमाकों की आवाज गूंजती रही। इन हमलों में भारी नुकसान की भी खबरें सामने आ रही हैं। कई इमारतें जमींदोज हो गई हैं। मलबे के नीचे कई लोगों के दबे होने की भी आशंका है। इन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। इस हमले के बाद कीव के मेयर का भी बयान आया है। विताली क्लित्स्को के मुताबिक रूस ने यहां डबल टैप तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसमें एक ही जगह पर थोड़ी देर के अंतराल में 2 बार हमला किया जाता है, ताकि बचाव दल भी इसकी चपेट में आ जाए। कई लोगों की जान जाने की खबर सामने आ रही है। इसके साथ ही कई लोग इन हमलों में घायल बताए जा रहे हैं। यानी आम नागरिक अब इस जंग की चपेट में आते जा रहे हैं। दूर दूर तक तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। रूस के इस हमले ने पूरे यूक्रेन को हिलाकर रख दिया है। और अब चलते चलते में बात करेंगे दोस्ती के इतिहास की। तो क्या आपने कभी सोचा है कि इंसानों में दोस्ती की शुरुआत कहां से हुई, कैसे हुई? क्या आपके भी कुछ ऐसे बेस्ट फ्रेंड हैं जिन्हें आप सब कुछ बताते हैं, और कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जिन्हें आप सिर्फ दूर से ही नमस्ते करते हैं? यानी दोस्ती में भी कैटेगरीज हैं। कई ऐसे दोस्त हैं जिनसे हम अपना सब कुछ शेयर करते हैं, बहुत गहरी दोस्ती होती है। लेकिन कई दोस्त ऐसे भी हैं जिनसे सिर्फ हाय हेलो वाली दोस्ती होती है।
क्या आपने कभी सोचा है कि दोस्तों को ऐसे अलग अलग कैटेगरीज में बांटने की ये आदत हमने कहां से सीखी है? तो चलिए जरा इसके इतिहास को खंगालते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये चीज हमने कहां से सीखी। दरअसल वैज्ञानिकों का नया खुलासा बताता है कि दोस्ती निभाने का ये तरीका हमें हमारे पूर्वजों यानी चिंपैंजी और बोनोबो बंदरों से मिला है। यूट्रैक्ट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने इन बंदरों के 24 अलग अलग झुंडों पर गहरी नजर रखी और उन्होंने देखा कि ये बंदर एक दूसरे के बालों से जुएं निकालते हैं और उन्हें साफ करते हैं। असल में ये सिर्फ सफाई नहीं है, ये उनका अपना कीमती समय देकर भरोसा और प्यार जताने का तरीका है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम इंसान दोस्तों के साथ बैठकर बातें करते हैं। वैज्ञानिकों ने देखा कि इंसानों की तरह ही बंदरों में भी दोस्ती के नियम होते हैं। चिंपैंजी की ही बात करें तो ये हर किसी को अपना पक्का दोस्त नहीं बनाते। अपना ज्यादा समय ये सिर्फ 2-4 खास दोस्तों को देते हैं और बाकी लोगों से बस काम भर का रिश्ता रखते हैं। वहीं बोनोबो ये बहुत मिलनसार होते हैं, अपना फ्रेंड सर्कल बड़ा रखते हैं और सबके साथ बराबर समय बिताते हैं। इस रिसर्च की सबसे मजेदार बात उम्र से जुड़ी है। आपने देखा होगा कि जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं, हमारे दोस्तों की गिनती कम होने लगती है। चिंपैंजी भी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। उम्र ढलने पर वे सिर्फ उन चुनिंदा साथियों के साथ रहते हैं जिन पर वे आंख मूंद कर भरोसा कर सके। हालांकि बोनोबो बंदर जीवन भर नए दोस्त बनाते रहते हैं। तो अगली बार जब आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ समय बिताएं तो याद रखिएगा कि कुछ खास लोगों पर अपना समय और भरोसा जताने की ये आदत मूल रूप से हमारी नहीं है, बल्कि बंदरों से होते हुए हम तक आई है। तो फिलहाल वर्ल्ड न्यूज में आज इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।